नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं सुबह मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको पंजाब से बताएंगे, जहां सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल पर हमले की कोशिश की गई है। स्वर्ण मंदिर के बाहर दरबार साहब के गेट पर उन्हें गोली मारने की कोशिश की गई। धार्मिक सजा मिलने के बाद अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह गेट पर बैठे हुए थे और तभी नारायण सिंह चौड़ा नाम के व्यक्ति ने आकर उन्हें गोली मारने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने समय रहते हमलावर को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी पहले भी कई हिंसक गतिविधियों में शामिल रह चुका है। डेरा बाबा नानक का रहने वाला है आरोपी नारायण, जो खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों में भी शामिल रहा। तस्वीरें हम आपको लाल घेरे में दिखा रहे हैं, कैसे गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। अकाली दल के नेता है सुखबीर सिंह बादल, जिनके ऊपर गोलीबारी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। हालांकि आरोपी विफल रहा अपनी कोशिशों में। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे वहां पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जानलेवा हमला हुआ और ठीक 77 सेकंड के बाद दूसरी गोली चलाई गई। दूसरी तस्वीर आपको आरोपी नारायण सिंह की दिखा रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये पहले भी कई खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों में शामिल रह चुका है। तो सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली मारने की कोशिश की गई है, जिसकी तस्दीक ये दो तस्वीरें कर रही है। दूसरी गोली चलाई गई, 77 सेकंड के भीतर ये दूसरी गोली चली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है। आरोपी का नाम नारायण सिंह चौड़ा बताया जा रहा है। तो तस्वीरें अमृतसर की है। पंजाब से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। 3 दिसंबर से सुखबीर बादल की सजा शुरू हुई है, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। सेवादारी के दौरान हमले की कोशिश हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 30 और इसी बीच अगली खबर सियासी गलियारे से, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जा रहे हैं। जहां पर स्थिति इस वक्त सही नहीं है और शांतिपूर्ण नहीं है, वहां पर ये दौरे करने के लिए जा रहे हैं। राहुल के काफिले में बहन प्रियंका भी उनके साथ है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं की एक पूरी फौज भी है और ऐसे में रास्ते में उनके काफिले को रोकने के लिए पुलिस की ओर से गाजीपुर के पास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, बैरिकेडिंग की गई, क्योंकि संभल में 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी के आने पर रोक लगी है और यही वजह है कि राहुल गांधी को बीच में ही रोकने की व्यवस्था की गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में नो एंट्री के लिए ये सियासी दंगल चल रहा है। संभल में सियासी दंगल लगातार जारी है। आपको बता दें कि उनके काफिले को रोकने के लिए पुलिस की ओर से गाजीपुर के पास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, बैरिकेडिंग की गई, क्योंकि संभल में 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी के आने पर रोक लग गई है और यही वजह है कि राहुल गांधी को बीच में ही रोकने की व्यवस्था की गई है। हालांकि तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं उसके अंतर्गत आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि कैसे उन्हें रोका जा रहा है। आपको बता दें कि संभल में इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण है और इसी वजह से वहां पर किसी के भी एंट्री पर रोक लगाई गई है और इसी आदेश के तहत उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। ये काफिला उनका आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा, लेकिन धारा 163 लागू होने की वजह से उनके काफिले को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है ताकि कोई भी संभल तक न जा पाए, क्योंकि स्थिति वहां पर भयावह है। राहुल के काफिले में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ है, लेकिन बावजूद इस काफिले को रोका जा रहा है। संभल में नो एंट्री के लिए लगातार पुलिस बल की तैनाती जो की गई है, उनकी तरफ से कोशिशें जारी है। तो राहुल गांधी की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में नो एंट्री के लिए पुलिस बल तैयार है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ सकें कि कैसे संभल में स्थिति तनावपूर्ण होने की वजह से राहुल गांधी के काफिले को रोका जा रहा है। हिंसा प्रभावित संभल जाने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है। वहां की स्थिति का जायजा लेने चाहते हैं वो, लेकिन बावजूद इसके पुलिस बल की तैनाती उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर की गई है ताकि
कोई भी अंदर ना जा पाए और इसी वजह से उनके काफिले को रोका जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की। उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ गाड़ी में मौजूद है। संभल जाने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि स्थिति वहां पर तनावपूर्ण है। हाल ही में हुए सर्वे को लेकर काफी ज्यादा हिंसा की तस्वीरें भी वहां पर आई थी, लेकिन उन्हीं स्थिति तनावपूर्ण होने की वजह से राहुल गांधी के काफिले को रोका जा रहा है। और अगर आपको याद हो तो सांसद पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही थी और इसी धमकी के सिलसिले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी लगातार जारी रही, लेकिन इन सब के बीच पप्पू यादव बेफर उठे हैं। उनकी तरफ से कई सारे सवाल किए जा रहे हैं। सवाल ये किए जा रहे हैं कि इतनी फोन कॉल्स और एमएमएस से मिली धमकी के बावजूद इसकी जांच का क्या हुआ। साथ ही इस मामले को कोर्ट में ले जाने की बात भी उन्होंने कही। पप्पू यादव ने कहा कि अगर आरोप सही साबित हुए तो वो इस्तीफा दे देंगे। और इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर दी है। दरअसल पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने के मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार सांसद पप्पू यादव के सहयोगियों ने आरा से गिरफ्तार हुए राम बाबू यादव को पैसे का लालच देकर धमकी देने के लिए कहा था। आरोप है कि सांसद के सहयोगियों ने इसके लिए 2000 रुपए दिए थे। लालच 2 लाख रुपए का दिया गया था। पुलिस के खुलासे पर पप्पू यादव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। 2 लाख की बात कर रहा है, उसको 2000 रुपया देगा। 2000 रुपया किसने दिया, उसको आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? और उसका नाम क्यों नहीं कर रहे हैं कि 2000 रुपया इसको किसने दिया? तो आप ना उसको अरेस्ट कर रहे हैं, ना उसका नाम बता रहे हैं, ना उसका कॉल डिटेल आपने टेलीफोन का दिया, ना आप वो 2 वीडियो की बात कर रहे हैं। आप ये कैसे किसी एमपी और किसी व्यक्ति पर जो लगातार आपको 2 महीने से आपको क्रिमिनल्स का, माफिया का डिटेल दे रहा है। भैया, मैं तो मुख्यमंत्री जी को डिटेल दिया, अमित शाह जी को डिटेल दिया, लगातार आईबी जांच कर रही है, तो हम तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग चाहते हैं। आप हाई कोर्ट जा रहे हैं? हाई कोर्ट में? हाँ, और हिम्मत है तो सीबीआई इंक्वायरी कराए, हाई कोर्ट के बेंच से मॉनिटरिंग कराए। या तो मैं रिजाइन करूंगा या तो सरकार रिजाइन करे। और इसी बीच अगली खबर आपको झारखंड के सियासी गलियारे से बताएंगे, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि ईडी के समन को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी हेमंत सोरेन को समन भेजा था, जिसमें अब तक वो सिर्फ 2 समन में हाजिर हुए। 20 जनवरी और 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन समन की तारीख पर ईडी के सामने पेश हुए थे। ईडी की याचिका पर निचली कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इसी मामले में निचली अदालत ने 4 दिसंबर को 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सशरीर पेश होने का आदेश दिया था, जिसे हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। कल है महायुति सरकार का शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है और इसी के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई जा सकते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र में कल नई सरकार का गठन होना है, शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसी समारोह में शिरकत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मायानगरी मुंबई जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल है महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह और इसी सिलसिले में तमाम सियासी गलियारे के दिग्गजों को आमंत्रित भी किया गया है। एनडीए के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है और इसी मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार के मुंबई जाने की खबर भी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर है। आनंद, क्या जानकारी है सीएम नीतीश कुमार के मुंबई दौरे को लेकर? देखिए, कल महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है, जिसमें एनडीए के तमाम नेताओं को बुलाया गया है
और एक बड़े इवेंट के तौर पे भी कल इसे देखा जा रहा है। जैसी बात है उस मंच पे एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं। बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता मिला था और खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल दोपहर के फ्लाइट से मुंबई जाएंगे और उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है एनडीए के बड़े घटक दल के नेता है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका काफी अच्छा बॉन्डिंग भी है और माना जा रहा है कि उन्हें जब निमंत्रण मिला था तो मुख्यमंत्री ने भी उस समय रजामंदी दी थी और उम्मीद जताई जा रही है कल मुख्यमंत्री दोपहर के फ्लाइट से मुंबई जा सकते हैं और उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, कल महायुति सरकार का शपथ ग्रहण है और इसी के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराष्ट्र जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। और इसी बीच छपरा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सिलेंडर लदे गाड़ी में आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिलेंडर लदी गाड़ी में आग लगने की खबर है। छपरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। मुफस्सिल थाना के महिया की ये घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएनजी सिलेंडर लदी गाड़ी में आग लग गई। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। मुफस्सिल थाना के महिया की ये घटना बताई जा रही। और अगली खबर आपको गया से बताएं, जहां लापता हुई 4 लड़कियों को हरियाणा से बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि 4 लड़कियां गुमशुदा हो गई थी, जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी और इसी सिलसिले में हरियाणा से उनकी बरामदगी हुई है। सकुशल उन्हें बरामद किया गया है। पुलिस ने एक मानव तस्कर को गिरफ्तार किया। दरअसल नौकरी देने के नाम पर झांसा देकर सभी लड़कियों को हरियाणा ले जाया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 नवंबर से एक ही गांव से लापता 4 युवतियों को हरियाणा के असौदा थाना इलाके से सकुशल बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र लुटुआ थाना इलाके के एक गांव की 4 युवती अचानक घर से गायब हो गई थी। गायब युवतियों में से एक के परिजन कोठी थाना क्षेत्र के रहने वाले दीपक कुमार पर सभी लड़कियों को गायब करने का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर पुलिस ने गहनता से जांच की तो ये पता चला कि सभी लड़कियों को हरियाणा के असौदा थाना क्षेत्र में देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा पुलिस की मदद से सभी 4 लड़कियों को असौदा थाना इलाके में एक कमरे से बरामद किया है। पुलिस और अपने सशस्त्र बल के सहयोग से महज 36 घंटे के अंदर सारी मिसिंग युवतियों को सकुशल बरामद किया। साथ में वहां पर एक संदिग्ध व्यक्ति भी था, जिसे पूछताछ के लिए अपने हिरासत में लेते हुए वापस लुटवा थाना आए और उनसे गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ये बात पूरी तरह क्लियर हो पाया कि इन बच्चियों को उसी युवक के द्वारा बहला फुसला करके नौकरी देने के नाम पर दिल्ली ले जाया गया था। और झारखंड में क्यों आलू के लिए मचा है हाहाकार? आलू की किल्लत के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? ये है एक बड़ा सवाल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झारखंड में आलू के लिए हाहाकार मचा है। बंगाल से आलू की गाड़ियों पर रोक के बाद झारखंड में लगातार आलू की कीमतें आसमान छू रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आलू के मसले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करने की बात भी कही है, पर झारखंड अब भी बंगाल और उत्तर प्रदेश के आलू पर ही निर्भर है। हमारे मुख्य सचिव इस विषय में बात कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। झारखंड में आलू की किल्लत होती ही क्यों है? क्यों झारखंड पड़ोसी पश्चिम बंगाल के साथ ही उत्तर प्रदेश पर आलू के लिए निर्भर है? ऐसे सवालों को जानने के लिए हमारे रिपोर्टर ने कृषि विभाग के साथ ही बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों से भी मुलाकात की। झारखंड में आलू की खेती की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अब तक स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और उद्यान दोनों ही एक दूसरे पर ये कहने को लगे हुए हैं कि आलू की खेती उद्यान कराएगा और एग्रीकल्चर कराएगा, लेकिन चीजें अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। आखिर आलू की खेती कराने की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। जब विभाग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा
तो किसानों को आलू का बीज भी सरकारी अनुदान पर नहीं मिल पा रहा होगा और फसल खराब होने पर सरकार किसी भी तरह का मुआवजा भी नहीं देगी। विभाग की जिम्मेदारी पर कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक हॉर्टिकल्चर और उद्यान विभाग के बीच ये फैसला नहीं हो जाता कि आलू की खेती किस विभाग के तहत आएगा, तो ऐसे में बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज से संपर्क करके इससे स्पष्टता ली जा सकती है। आलू प्रारंभिक तौर पे पहले ये उद्यान विभाग का कोर्स हुआ करता था, क्योंकि शुरुआती दिनों में इसको गार्डन क्रॉप के रूप में करते थे, बगीचे में करते थे, जो लिमिटेड बाउंड्री होता था उद्यान फसल था। लेकिन जब इसका बृहद पैमाने पे व्यावसायिक खेती खुले खेत में होने लगी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में और जगहों पे, तब ये एग्रोनॉमी का भी पार्ट हो गया। और ये अब तो हॉर्टिकल्चर में तो हम लोग आलू पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ एग्रोनॉमी वाले भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ के विषय में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो अब ये विभाग इसको मिल बैठ के तय कर सकती है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कहते हैं कि झारखंड की जमीन आलू की खेती के लिए बेहतर है। झारखंड में आलू की खेती हो सकती है, पर किसान बड़े स्तर पर आलू की खेती नहीं करते। हमारे झारखंड के किसान आलू की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं और हमारे किसान करते भी हैं। ये अलग बात है कि हमारे किसान छोटे छोटे पैमाने पे करते हैं। इसको बृहद पैमाने पे, जैसे बंगाल या उत्तर प्रदेश के किसान इसको कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, व्यावसायिक दृष्टि से करते हैं, वैसा हमारे यहाँ के किसान नहीं करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पैचेज में, छोटे छोटे इलाके में कुछ किसान करना शुरू किए हैं। आलू की खेती को लेकर बात विभागों के बीच दावों की भले ही हो, पर हालात के साथ ही मौसम की मार किसानों को परेशान कर रही है। क्या दर्द है किसानों का, ये भी सुनिए। सरकार तरफ से अभी कुछ नहीं मिला है। अगर कुछ मिलेगा तो खेती करने में आसानी होगा। अभी क्या दिक्कत आता है? अभी आलू में कुहासा जो जब गिरती है ना, तो आलू पूरा बर्बाद हो जाता है। आलू का लगाएंगे, मतलब कुहासा मार देता, हम लोग को कोई मुआवजा नहीं मिलता है, कोई दवा, कोई अथी नहीं, कुछ सरकार से नहीं, कुछ नहीं मिलता है। कुछ किसान ये भी मानते हैं कि सरकार अगर बेहतर बाजार उपलब्ध कराए तो उन्हें बिचौलियों से सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोग का बाजार नहीं है, बेचने के लिए बहुत दिक्कत होता है, रखने में बहुत दिक्कत है। डेली मार्केट ले जाते हैं तो बहुत परेशानी है। झारखंड में जो आलू की फसल अभी लगी है वो जनवरी से फरवरी के बीच तैयार होगा। ऐसे में अगर आलू का पैदावार कम होगा तो निश्चित ही आलू की कीमतों में बढ़ोतरी रहेगी। इन तमाम चीजों के बीच अब देखना होगा कि किसानों को आलू के लिए मुआवजे कब तक मिल पाते हैं और झारखंड में आलू के पैदावार में वृद्धि कब तक होती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और अगली खबर राजधानी रांची से ही आपको बताएंगे, जहां बुलंद अपराधियों के हौसले पर पुलिस ने अंकुश लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि चेन स्नैचरों की तरफ से लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था और इसी के मद्देनजर अपराधियों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अधिकारियों को चिन्हित कर उनकी संपत्ति को भी जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर भी डीजीपी के निर्देश पर पुलिस ने एक्शन प्लान को तैयार कर लिया है। एक करके इनको बताया गया है कि सबसे पहले सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के या पड़ोसी थाना क्षेत्र के जितने भी चेन स्नैचर्स हैं उनकी एक लिस्ट इनको तैयार करना है, इनकी पूरी बायोग्राफी तैयार करना है और इनके द्वारा यदि कोई संपत्ति अर्जित की गई है इसकी भी डिटेल्स इनको तैयार करना है। दूसरा, इनको दिया गया है कि जो भी आर्म्स एक्ट के अपराधी जो जेल से छूट करके बाहर आए हैं उन सभी का पूरा एक लिस्ट तैयार करना है, किस किस गैंग से जुड़े हुए हैं, इनकी गतिविधि कौन है, इनके सहयोगी कौन है, इनको पूरा पता करके थाना में इनका पूरा लिस्ट तैयार रखेंगे और इन पर कार्रवाई शुरू करेंगे। और इस बीच गोपालगंज से एक बड़ी खबर आपको बताएं, चौकीदार जमींद्र की हत्या को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पिता पुत्र गिरफ्तार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौकीदार की हत्या के मामले में शराब तस्कर पिता पुत्र की गिरफ्तारी हुई है। लूटी गई बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुए। हत्या में इस्तेमाल चाकू और कट्टा भी बरामद हुआ। गम्हरिया गांव के रहने वाले हैं आरोपी सुरेंद्र राय और विकेश कुमार। शराब तस्करी में जेल जाने के प्रतिशोध में चौकीदार की हत्या की थी। बैकुंठपुर थाने के सोनवलिया में चौकीदार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से आपको बता रहे हैं, हत्या में इस्तेमाल चाकू कट्टा बरामद कर लिया गया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गोविंद, इस पूरे मामले में क्या अपडेट है?
देखिए, गोपालगंज की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चौकीदार झमेंद्र राय की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है और इस हत्याकांड में शामिल गम्हरिया गांव के रहने वाले कुख्यात शराब तस्कर सुरेंद्र राय और इसके बेटे विकेश कुमार को गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों अपराधियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू, इसके अलावा चौकीदार के पास से लूटी गई बाइक और मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि जो सुरेंद्र राय है वो शराब तस्कर है और बीते अगस्त महीने में ही शराब की तस्करी के मामले में जेल गया था और अक्टूबर माह में जेल से बाहर निकलने के बाद जो चौकीदार है झमेंद्र यादव, इसके प्रतिशोध में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि जब शराब तस्कर जेल गया था तो उस वक्त चौकीदार झमेंद्र यादव ने बड़ी भूमिका निभाई थी गिरफ्तार और शराब बरामदगी करवाने में। तो इसी प्रतिशोध के मामले में जो आरोपी है सुरेंद्र राय और उसके बेटे विकेश कुमार, इन्होंने दोनों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। तो गोपालगंज के एसपी ने कहा है कि जब अपराधियों की गिरफ्तारी करने के लिए हमारी टीम गई तो उस वक्त अपराधी ने देसी कट्टा से पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक शराब तस्कर का जो बेटा है विकेश राय, उसको पैर में गोली भी लगी है, जिसे सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पीएमसी से रेफर किया गया। तो दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, हत्याकांड का इस वक्त खुलासा भी हो चुका है और एसपी ने कहा है कि जल्द ही चार्जशीट सौंपते हुए न्यायालय में गोपालगंज पुलिस स्पीडी ट्रायल की अनुशंसा करेगी ताकि दोनों को कड़ी सजा मिल सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर आपको दरभंगा से बताएं। दरभंगा से ये बड़ी खबर आ रही है जहां स्कूल जाने के दौरान एक शिक्षक की मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। स्कूल जाने के दौरान शिक्षक की मौत हो गई। जाले बहेरा मध्य विद्यालय के शिक्षक की मौत हुई है। शिक्षक मिथिलेश कुमार की मौत की खबर है। अज्ञात गाड़ी की टक्कर लगने से मौत हुई। कमतौल के रघौली के पास यह हादसा हो गया है। तो दरभंगा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क दुर्घटना में शिक्षक की मौत हो गई है। अज्ञात गाड़ी की टक्कर लगने से मौत हुई। कमतौल के रघौली के पास यह हादसा हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।